मैनेजमेंट कोर्स एंड इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं इकोनॉमिक रिस्क के बारे में कि इकोनॉमिक रिस्क क्या होता है, कितने तरह का होता है, इससे हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, इसका हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिस्क के बारे में। तो इकोनॉमिक रिस्क दो तरह के होता है। सबसे पहला होता है मैक्रो इकोनॉमिक एंड दूसरा होता है माइक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या रिस्क आएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क होता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क की अगर मैं बात करूं तो हमारी कंट्री में या हमारे पर्टिकुलर सेक्टर में क्या ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जिनकी वजह से हमारे बिजनेस में रिस्क आ सकता है, वो माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क होते हैं। ठीक है, अब ये जो रिस्क होते हैं ना, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमी को चाहे माइक्रो इकोनॉमी को, इनकी वजह से हमारा जो बिजनेस है, जो उसमें रिस्क आएगा, वो हमारे बिजनेस को बहुत ही ज्यादा अनसस्टेनेबल कर सकता है। अब अगर यहाँ मैं आपको इसको जेट एयरवेज का एग्जांपल देके समझाऊं तो जेट एयरवेज के साथ एक्चुअली हुआ क्या था। क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस थे वो एकदम एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है उसके प्राइसेस भी बहुत ज्यादा राइज हो गए थे। अब एविएशन टरबाइन फ्यूल की अगर मैं बात करूं तो पूरे एयरवेज का जितना भी खर्चा आता है उसका 40 to 50% खर्चा सिर्फ एविएशन टरबाइन फ्यूल एटीएफ का होता है। ठीक है, तो अब जब ये जो प्राइसेस है वो राइज हुए तो यहाँ पे क्या सिचुएशन आई, जो जेट एयरवेज था वो अपने जो प्राइसेस थे, जो टिकट प्राइसेस थे, उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता था क्योंकि ऑलरेडी वहां पे कंपटीशन था जिन्होंने अपने टिकट प्राइसेस राइज नहीं करे थे, तो वो टिकट प्राइस राइजेस नहीं कर सकता था और वो ये जो सिचुएशन है, ये जो चेंज आया, वो इसको बियर नहीं कर पाया और जेट एयरवेज एकदम से जो कंपनी थी वो बंद हो गई। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जो इकोनॉमी की वजह से होते हैं, राइट। अब अगर यहाँ मैं आपको बोलूं कि जो इकोनॉमिक रिस्क होते हैं उसको अगर मैं इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, दे गिव लोन्स। सो व्हाइल गिविंग लोन्स, इफ यू आर इन इंडिया एंड यू विश टू टेक लोन फ्रॉम अ कंपनी इन यूएस, the US company will go to the rating agencies and will check the economic risk condition of your country. अब जब भी मान लेते हैं कि आप इंडिया में हो और आप यूएस की किसी कंपनी से कोई लोन ले रहे हो अपने बिजनेस के लिए, तो अगर वो कंपनी बहुत बड़ा लोन आपको दे रही होगी तो वो सबसे पहले आपकी कंट्री की इकोनॉमिक रिस्क की सिचुएशन देखेगी। इसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट जो रेटिंग एजेंसीज होती हैं उनके पास जाएगी, वहां पे देखेगी कि आपकी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक रिस्क की कंडीशन अभी क्या है, और उसी के बेसिस पे वो डिसाइड करेगी कि उसको आपको लोन देना है या नहीं देना है। बिजनेस विद अदर कंपनी सेम गोज विद दैट। अगर आपकी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ बिजनेस करना है तो वो पहले देखेगी कि आपकी कंपनी का जो इकोनॉमिक रिस्क है वो क्या है और आपने उसको मैनेज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं। अगर इकोनॉमिक रिस्क कम होगा तभी वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे, तभी वो आपके साथ बिजनेस करेंगे। while sending supplies, जो इन्वेस्टर्स होते हैं कई बार वो सप्लाईज भी करते हैं, तो while sending supplies to other countries and when you'll be getting the payment afterwards, in this case also the investors or the suppliers will check the economic risk. इसका क्या मतलब हुआ कि जो भी सप्लायर है वो आपको सप्लाई तो अभी कर रहा है बट उसकी पेमेंट उसको बाद में मिलने वाली है, तो यहाँ पे भी वो आपकी कंपनी की या फिर आपके कंट्री की इकोनॉमिक रिस्क को देखेगा कि कैसा है। नाउ कमिंग ऑन टू द इकोनॉमिक रिस्क के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। इकोनॉमिक रिस्क डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको अभी मैक्रो और माइक्रो के बारे में बताया था। तो अगर ये इसका जो फर्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट डेथ, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो ये क्या होता है, देखो गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर इनकम होती है और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर जो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस हैं वो उसकी इनकम से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो डेथ में चली जाती है। गवर्नमेंट की इनकम कहाँ से होती है, इनकम टैक्स से होती है, कॉर्पोरेट टैक्स से होती है, जीएसटी एंड वैट से होती है। और उसके एक्सपेंसेस क्या है, पूरी गवर्नमेंट को रन करना, पूरी कंट्री को रन करना, आर्मी को सर्विसेज प्रोवाइड करना, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, जो भी लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते होंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराने जाते होंगे तो वहां पे उन्हें पता है कि वहां पे उनसे कितना कम चार्ज किया जाता है, प्लस वहां पे उनको कितनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती है। तो ये सब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस आते हैं और जब एक्सपेंसेस इनकम को एक्सीड कर जाते हैं तो गवर्नमेंट डेथ में चली जाती है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब पर्टिकुलर एक कंट्री की गवर्नमेंट डेथ में जाएगी तो वो दूसरी कंट्रीज की गवर्नमेंट से लोन लेगी। अब इन केस अगर वो 1% भी उस लोन को रीपे नहीं कर पाती है तो उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही बड़े इकोनॉमिक रिस्क में आ जाएगी। Now moving on to the second factor, that is unemployment. अब अगर अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों के दिमाग में बहुत चल रहा होगा कि इससे इकोनॉमिक रिस्क कैसे हो सकता है, मैं बताती हूँ। कुछ कंट्रीज हैं जैसे यूएस, वहां पे क्या होता है, जो अनएम्प्लॉयड
लोग होते हैं उनको एक मंथ का पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है जिसको भत्ता कहते हैं, जिससे वो अपनी जो भी उनका लाइवलीहुड है उसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए वहां की गवर्नमेंट उन्हें महीने का कुछ पैसा देती है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट का एक्सपेंस जो भत्ते के रूप में उन्हें लोगों को देना है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब दूसरी जो कंट्रीज है जो ये जो अमाउंट है वो अनएम्प्लॉयड लोगों को नहीं देती, जैसे इंडिया में अनएम्प्लॉयड लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे कोई पैसे नहीं दिए जाते उनके लाइवलीहुड के लिए। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट होंगे, बट वो अपनी लाइफ को चलाने के लिए चोरी करेंगे, चक्कारी करेंगे, और इसकी वजह से जो क्राइम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। उसको हैंडल करने में पुलिस फोर्स लगेगी और बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट का खर्चा हो जाएगा, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमिक रिस्क हो सकता है। देन एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। अब एनर्जी एंड एग्रीकल्चर किस तरह से इफेक्ट कर सकती है? एनर्जी प्राइसेस विल हैव टू बी मेंटेन्ड। अब यहाँ पे इसको मेंटेन करना क्यों जरूरी है? अगर एनर्जी के जो लेवल्स हैं, अगर एनर्जी के जो प्राइसेस हैं, अगर हम उनको बहुत ज्यादा हाई कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जो भी फैक्ट्रीज रन कर रही हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है मशीनरी को चलाने के लिए, वो अपनी फैक्ट्रीज को सक्सेसफुल तरीके से रन नहीं कर पाएंगी, उन्हें बंद करना पड़ेगा। और अगर फैक्ट्रीज बंद होंगी तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे रिस्क ऑब्वियसली पड़ेगा। Now coming on to the fourth point, that is sudden decline in economy of one country due to globalization। अभी क्या हुआ है, सारी कंट्रीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं थ्रू ट्रेड। अब यहाँ पे अगर एक कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो डाउन जाती हैं, वहां पे इकोनॉमिक रिस्क आता है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दूसरी कंट्रीज उसके साथ ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है उनको भी इकोनॉमी का रिस्क झेलना पड़ सकता है। Now coming on to the fifth point, that is currency failure। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो 1997 में जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, वहां पे क्या हुआ था, करेंसी की वैल्यू जो है वो 70% से डाउन गई थी स्टॉक मार्केट की वजह से। कंपनीज को शट डाउन करना पड़ा था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि जो करेंसी की वैल्यू थी वो डाउन गई, करेंसी फेलियर हुआ एंड कंपनी शट डाउन हुई, इकोनॉमी पर रिस्क आया। सेम एग्जाम्पल 2007-8 के बीच का है, जहां पे जो प्राइसेस थे वो क्रैश हो गए थे और यूएस की जो इकोनॉमी थी वो बहुत ही गंदी तरह से डाउन गई थी, जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से नीचे गिरी थी। Now coming on to the sixth point, that is prolonged infrastructure negligence। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत टाइम तक नेग्लेक्ट किया जाएगा तो उसकी वजह से भी इकोनॉमी पर रिस्क आ सकता है। कैसे? अब मान लेते हैं कि कोई एक ट्रक एक पर्टिकुलर सिटी से चला और दूसरी सिटी तक उसको जाना है, तो अगर वहां पे बीच का रास्ता जो है बहुत खराब होगा तो सबसे पहली बात है उसका फ्यूल एक्स्ट्रा वेस्ट जाएगा, उसका टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। वहीं पे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो उसका टाइम भी सेव होगा, हो सकता है वो जितने टाइम में एक चक्कर लगाता था अब उतने टाइम में 2 चक्कर लगा सके, इकोनॉमी पे फायदा होगा। बट वहीं अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है तो इन रीजंस की वजह से भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे स्केल पे इकोनॉमी पे थोड़ा बहुत रिस्क आ सकता है। देन कम्स द लिक्विडिटी क्राइसिस। जब व्हेन बैंक्स डोंट गेट देयर ड्यूज बैक, लाइक जो बैंक ने अपनी ईएमआईज दी हुई है, लोन्स दी हुई है, वहां पे अगर वो अमाउंट उनको वापस नहीं किया जाता तो दे फॉल शॉर्ट ऑफ मनी एंड इन सच अ केस दे आस्क आरबीआई फॉर मनी। वो आरबीआई से पैसे की मांग करते हैं, वहां पे लिक्विडिटी क्राइसिस आता है जिसकी वजह से इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ सकता है। एंड देन 8 पॉइंट से कौन वाकिफ नहीं है, अनसीन कंडीशंस लाइक कोविड। कोविड आया, फैक्ट्री शट डाउन हुई, लोगों को जॉब से निकाला। ऑब्वियसली बात है इतना बड़ा इम्पैक्ट हम सब लोगों की आंखों के सामने है जो कोविड की वजह से हुआ। तो ऐसी कुछ अनसीन कंडीशंस की वजह से भी पूरी इकोनॉमी पे, पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी पे एंड इनफैक्ट एक पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। नाइन्थ इज वाइडनिंग इनकम डिस्पैरिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर। दिस लीड्स टू डिसएग्रीमेंट व्हिच इन टर्न रेजेस चांसेस ऑफ सिविल वॉर। जब अमीर और गरीब के बीच में डिस्पैरिटी बढ़ती चली जाएगी उसकी वजह से रायट्स होंगे, सिविल वॉर्स होंगे। उनको हैंडल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा पैसा लगेगा जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। चेंजेस इन गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड पॉलिसी, जीएसटी आई, डिमोनेटाइजेशन है, डिमोनेटाइजेशन तो आप सबको पता ही होगा, लंबी लंबी लाइंस में लोग लगे हुए थे कि कैसे वो अपने पैसे को कन्वर्ट कर सके। जीएसटी डिमोनेटाइजेशन, ऐसी पॉलिसी की चेंजेस की वजह से भी जो एक इकोनॉमी होती है उस पर रिस्क आ सकता है। हाई इन्फ्लेशन, प्राइसेस, जो गुड्स के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं बट इनकम जो है उतनी की उतनी ही रहती है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से सब लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा आ जाएगा तो वो बैंक से लोन लेना स्टार्ट करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़ जाएगा हाई इन्फ्लेशन की वजह से।
पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जो आउटसाइड कंट्रीज होती हैं वो ट्रेडिंग अवॉइड कर देती हैं अगर हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कि अभी कोई एक सरकार है, फिर सरकार चेंज हो गई, तो उसकी वजह से जो बाहर की कंट्रीज हैं वो ट्रेडिंग करना उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करती हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक सैंक्शंस, लाइक कई बार एक पर्टिकुलर कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देती है और अपने जितने भी उसकी फ्रेंड कंट्रीज होती हैं उनको बोल देती है कि आप इस कंपनी के साथ ट्रेडिंग नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल, यूएस मूव्स टू स्टॉप ऑल नेशन टू बाय ऑयल फ्रॉम ईरान। यूएस ने सारे जो नेशंस थे उनको बोल दिया था कि ईरान से कोई भी ऑयल परचेज नहीं करेगा, जिसकी वजह से ईरान की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। Now, if we move on to the basic steps to manage risk, हम इस रिस्क को, इकोनॉमिक रिस्क को मैनेज कैसे कर सकते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्रिएट रिजर्व्स। हमें रिजर्व्स बचा के रखने चाहिए। सेविंग्स जिसको बोलते हैं ना, कि सेविंग्स थोड़ी सी करके रखो तो रिस्क के टाइम में वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती हैं। बिल्ड ग्लोबल सप्लायर नेटवर्क, आपको ग्लोबली अपने सप्लायर नेटवर्क को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक सप्लायर की वजह से आपको दिक्कत आ सकती है तो आपके पास दूसरा सप्लायर होना चाहिए जहां से सप्लाई आ सकती है और आपका जो बिजनेस है वो हिंडर ना हो। उसके बाद रीफाइनेंस, मान लेते हैं आपने किसी बैंक से अभी लोन लिया, उसने आपको 10% के इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया। अब कुछ टाइम बाद, 2-3 दिन बाद आपको पता लगता है कि हाँ, दूसरा बैंक जो है वो आपको लोन दे रहा है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे। तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं है, आपने जो पहले जहां से लोन लिया है आप अपना लोन वहां से रीफाइनेंस करा के दूसरी बैंक से लोन ले सकते हैं। इससे आपका पैसा बचेगा, रिस्क जो है वो भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। Continuous monitoring, always be one step ahead, don't hire people but learn and monitor। आपको हमेशा एक स्टेप आगे रहना है कि अगर ये रिस्क आता है तो हाँ मैं इसको ऐसे मैनेज करूंगा। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रही कि आप लोगों को हायर करना स्टार्ट कर दो इस मॉनिटरिंग के लिए। आप खुद सीख सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म से सीख सकते हो, इस कोर्स के थ्रू सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, एंड वहां से फिर आप क्या कर सकते हो, आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो अपने बिजनेस में। Then comes diversification, बोला जाता है ना, don't put all the eggs in one basket। तो यही है, इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स ऑफ मल्टीपल कंपनीज। आपको अलग अलग कंपनीज के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, एक ही जगह आप नहीं रह सकते, आपको अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करना है। Now coming on to the sixth point, that is get insured। इंश्योरेंस लेना जरूरी है, कहते हैं ना, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने बिजनेस के लिए भी एक इंश्योरेंस ले सकते हैं। इंश्योरेंस के बारे में हम लास्ट के कुछ चैप्टर्स में बात करेंगे कि कितने तरह के इंश्योरेंस होते हैं और आप कहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस ले सकते हैं। देन कम्स हेजिंग। ये वर्ड हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नया हो, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इफ यू आर प्रोवाइडिंग सम प्रोडक्ट्स एंड यू विल बी गेटिंग द मनी आफ्टरवर्ड्स, यू कैन हेज योर करेंसी। ऑल बैंक्स प्रोवाइड दिस। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने अभी बताया था, करेंसी फेलियर हो सकता है। मान लेते हैं आपने किसी एक आउटसाइड कंट्री से लोन लिया, अगर वहां की करेंसी फेल हो जाती है, अगर आपकी कंट्री की करेंसी फेल हो जाती है, तो ऑब्वियसली बात है आप लोन रीपे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या आप कर सकते हो, आप पहले से ही, सारे बैंक्स हेजिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप हेजिंग करवा सकते हो, और जो भी आपकी करेंसी, अगर आप उसको हेज करा लेते हो तो करेंसी फेलियर का उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हायर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, आप अपने लिए फाइनेंशियल एडवाइजर्स हायर कर सकते हो, जो टाइम टाइम पे आपको बता सकते हैं कि हाँ, जो मार्केट है उसमें ये चेंजेस आ रहे हैं, जिससे आप अपने बिजनेस में भी उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन कमिंग ऑन टू दी चेक कस्टमर्स प्रोफाइल। आप किसी को लोन दे रहे हो, आप किसी से लोन ले रहे हो, सम कस्टमर्स डोंट रिटर्न द मनी ऑन टाइम। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है कि मैं अलग अलग जगह से पैसा ले लूं और सबका पैसा लेके भाग जाऊं। तो आप हमेशा अपने कस्टमर की प्रोफाइल पहले चेक कर लें कि उसने कहाँ से कितना लोन लिया हुआ है, क्या उसकी प्रोफाइल है, उसने किस किस को लोन पास कर दिया, वापस कर दिया है, कैसे उसके मार्केट में लोगों के साथ रिलेशनशिप्स हैं, उन चीजों को आप देख सकते हो। डिजाइन प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड। ऑब्वियसली बात है, बोलते हैं ना कस्टमर भगवान है, तो हमेशा आप जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हो, आप उसको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही डिजाइन करें। एंड अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो जो भी इकोनॉमी की वजह से आपके बिजनेस के ऊपर रिस्क आ सकते हैं, जो आएंगे, आप उनको बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते, बट आएंगे तो आप उनको एक लेवल तक मिटिगेट, मैनेज जरूर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हमने बात करी इकोनॉमिक रिस्क के बारे में, कितने तरह के होते हैं, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, कैसे वो इफेक्ट कर सकता है, एंड देन हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगले चैप्टर में एक और नए रिस्क और उसको मैनेज करने के तरीकों के साथ।